नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग SOTST पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन अनुवाद एवं रूपांतरण में स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र PGCR MTT 033 स्क्रिप्ट लेखन रूपांतरण एवं दृश्य श्रव्य माध्यम खंड 1 स्क्रिप्ट लेखन रूपांतरण इकाई 2 स्क्रिप्ट लेखन की प्रक्रिया 2.0 उद्देश्य प्रस्तुत इकाई में हम जानेंगे कि स्क्रिप्ट की लेखन प्रक्रिया क्या है, ड्रामा स्क्रिप्ट का निर्माण किस प्रक्रिया के तहत होता है, फिल्म स्क्रिप्ट के निर्माण में किन तत्वों का प्रभाव पड़ता है, ड्रामा स्क्रिप्ट और फिल्म स्क्रिप्ट निर्माण में क्या अंतर है। 2.1 प्रस्तावना स्क्रिप्ट निर्माण में क्या अंतर है। साहित्य और रंगमंच की समानांतर यात्रा को एक और दृष्टिकोण से भी जांचा परखा जा सकता है। साहित्य की प्रारंभिक विधाओं की बात की जाए तो कविता और नाटक का ही नाम आता है। कविता और नाटक का रिश्ता तो इतना गहरा रहा है कि हमारे यहाँ और पश्चिम में नाटककार को कवि की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। कविता के साथ साथ नाटक जैसी विधा का विकास अकारण भी नहीं है। शब्दों की संक्षिप्तता कविता के लिए चाहिए, नाटक के लिए भी उसी की दरकार होती है। शब्दों से चाक्षुष बिंब, चित्र और प्रतीक में परिणत हो जाने की जो क्षमता कविता में समाहित है, नाटक की भी हूबहू वही प्रक्रिया है। इसीलिए अच्छा नाटक उसे माना जाता है जिसमें लिखे गए, बोले गए और उपस्थित शब्दों से भी ज्यादा अनलिखे, अनबोले और अनुपस्थित शब्दों, अर्थों, अर्थछायाओं एवं अर्थध्वनियों की संभावनाएं हो। क्या इसीलिए हमारे यहाँ नाटक दृश्यकाव्य के नाम से जाना जाता है? क्या इसीलिए नाटकों की रचना में आरंभ से ही पद्य और गद्य साथ साथ चलते आए? पश्चिम में तो यह संबंध और भी ज्यादा पुष्ट रूप में दिखाई पड़ता है, जहाँ यूनानी नाटक, शेक्सपियर और उनके समकालीनों के नाटक और मॉलियर से पहले फ्रांसीसी नाटक पूरी तरह से काव्य में ही लिखे गए। नाटक के लिए उसका लिखित रूप एक कच्चे माल की तरह से है, जहाँ से अपने अंतिम स्वरूप तक पहुँचने की उसकी यात्रा शुरू होती है और एक निश्चित और अंतिम परिणति तक तो कभी नहीं पहुँच पाती। यह दोहरी यात्रा नाटक की एक ऐसी विशेषता है जो साहित्य की किसी विधा में तो क्या, किसी दूसरी कला और माध्यम में भी नहीं मिलती। यहाँ तक कि टुकड़ों टुकड़ों में रचा जाने वाला माध्यम सिनेमा की एक सीमा पर आकर एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है, जब फिल्म प्रदर्शन के लिए तैयार हो जाती है। नाटक के साथ तो यह सुविधा और विकल्प भी मौजूद नहीं है। बेशक नाटक एक विशेष क्षण में प्रदर्शन के लिए तैयार होता है जरूर, लेकिन क्या उसका अंतिम रूप वही होता है जो हम देख रहे होते हैं? क्या अपने प्रदर्शन रूप में वह प्रतिदिन वही होता है? क्या वह रूप हर बार वही रह पाता है? रह सकता है। केवल दर्शक के लिए ही नहीं, क्योंकि हर बार नया दर्शक हो सकता है। अभिनेता के लिए भी, चाहे किसी नाटक के प्रदर्शन में वही अभिनेता क्यों न काम कर रहे हों। शायद यही कारण है कि नाटक के दो आलेख माने जाते हैं, एक उसका पाठ्यलेख और दूसरा उसका प्रस्तुति आलेख। इन आलेखों की रचना प्रक्रिया पर हम चर्चा करेंगे। फिल्म और सिनेमा हेतु फिल्म स्क्रिप्ट का निर्माण किया जाता है। फिल्म स्क्रिप्ट भी छोटे और बड़े पर्दे पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों का एक लिखित रूप होता है। पर्दे पर दृश्य किस प्रकार आएगा, उसे कैसे कैमरे पर शूट किया जाएगा, कौन से दृश्य इंडोर होंगे और कौन से आउटडोर, किस कोण से उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा। दो स्क्रिप्ट लेखन की प्रक्रिया। एक अच्छी स्क्रिप्ट बिना किसी अतिरिक्त बौद्धिक बल के तैयार होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि स्क्रिप्ट की भाषा और प्रस्तुति सरल, सहज और आकर्षक हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि उसे जटिल न बनाया जाए। स्क्रिप्ट लेखन की प्रक्रिया कुछ इसी प्रकार के लक्ष्यों को अपने सम्मुख रखकर गतिशील होती है। स्क्रिप्ट के संदर्भ में
लेखन सदैव मनोरंजनकारी व सुपाठ्य होना चाहिए ताकि इसकी पहुंच अधिक से अधिक जनसमुदाय तक हो। लेखन की प्रक्रिया को अभिव्यक्ति माना जाता है। जब हम लेखन कहते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में किसी कहानी, उपन्यास या फिर कविता को लिखने का दृश्य उभर आता है। आज के इस तकनीकी युग में लेखन शैक्षणिक प्रगति, कार्यक्षेत्र में सफलता, सामाजिक संतुष्टि तथा ख्याति प्राप्त करने का माध्यम बन गया है। विषय वस्तु को रोचक बनाकर उसका तार्किक और विद्वतापूर्ण लेखन लेखक को एक गहरी आत्मिक संतुष्टि प्रदान करता है। लेखन की प्रक्रिया हमारी बुद्धिमत्ता, दक्षता, विद्वता और कार्यकुशलता के साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व को भी प्रकाशित करता है। किसी भी लेखन कार्य के लिए लेखक को कुछ प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे वह शब्दों के माध्यम से किसी काल्पनिक दुनिया को एक साकार रूप दे रहा है। वह दुनिया चाहे संकुचित हो या फिर बड़ी, उसे उसका सतही नहीं बल्कि गहराई से निरूपण करना चाहिए। यह उस लेख की आत्मा होती है जिसे प्रायः हम किसी स्क्रिप्ट का आइडिया या फिर कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसके चुनाव के बाद लेखक को एक ढांचे की आवश्यकता होती है। ढांचे का मतलब विषय सामग्री, घटनाओं और पात्रों के प्रवेश से है। अंग्रेजी में इसे स्टोरी लाइन या प्लॉट कहा जाता है। इस ढांचे को लेखक इस तरह से व्यवस्थित करे कि पाठकों को व्यवस्था का भान ही न हो। स्क्रिप्ट में लेखक कई स्थलों पर घटनाओं को क्रियान्वित होते हुए दिखलाता है। कभी वो घर के बंद कमरे में ही दर्शकों को बांध लेता है तो कभी वह अनगिनत जगहों पर दर्शकों को ले जाता है। स्क्रिप्ट में ये सारी स्थितियां पात्रों के साथ रची जाती हैं। पात्र कभी काल्पनिक होते हैं तो कभी इतिहास प्रसिद्ध, कभी कभी तो ऐसे चरित्रों की भी योजना की जाती है जो हमारे समाज में आसानी से देखे जा सकते हैं। लेखन कार्य किस माध्यम के लिए किया जा रहा है, यह भी लेखन की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करती है। अगर यह लेखन किसी नाटक के लिए किया जा रहा है तो लेखन की पूरा ढांचा नाट्य प्रदर्शन की सीमाओं को ध्यान में रखकर रचा जाता है। उदाहरण के लिए नाटक और फिल्म को ही देखिए। नाट्य प्रदर्शन एक मंच के भूभाग पर खेला जाता है। उसी भूभाग पर दृश्य के अनुरूप मंच विन्यास किया जाता है। यह मंच विन्यास भी अपनी सीमाओं में होता है। लोकेशन को कुछ संकेतों के माध्यम से ही दिखाया जा सकता है। अभिनेता अपने अभिनय के माध्यम से उन संकेतों को जीवंत बनाता है, साकार करता है। यह कुछ भी सच नहीं होता, यथार्थ नहीं होता। ड्रामा स्क्रिप्ट का लेखक इस सीमा को ध्यान में रखकर कथा को मंच स्थल पर प्रदर्शित किए जाने की व्यवस्था करता है। वहीं दूसरी ओर फिल्म में दृश्य की सीमाएं बंधनहीन होती हैं। कैमरा और अभिनेता किसी इच्छित लोकेशन पर जाकर दृश्यों को शूट करते हैं। ऐसे में दृश्य का यथार्थ रूप पर्दे पर होता है। यहाँ दृश्यों के प्रदर्शन की कोई सीमाएं नहीं होती। इसलिए फिल्म स्क्रिप्ट को लिखने में फिल्म स्क्रिप्ट लेखक इस मंच विन्यास की सीमाओं से स्वतंत्र होता है। लेखन की प्रक्रिया अपने गर्भ में पूरी की पूरी निर्माण प्रक्रिया होती है। जो हम मंच पर या फिर पर्दे पर देखते हैं वह स्क्रिप्ट लेखक पहले ही अपने कल्पनालोक में देख चुका होता है। विषय के चुनाव से लेकर उसे अंतिम रूप देने तक लेखक किन किन चरणों से होकर गुजरता है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। 2.2 एक ड्रामा स्क्रिप्ट। यह आलेख प्रमुख रूप से किसी नाट्यमंचन के लिए लिखा जाता है। किसी नाट्य प्रस्तुति का पूरा ब्यौरा उसके आलेख में सहज ही देखा जा सकता है। प्रायः नाटककार या निर्देशक नाट्यालेख हेतु निम्नलिखित स्रोतों से सामग्री ग्रहण करता है: अपने जीवन से, किसी अन्य व्यक्ति के जीवन से, समाज में घटित घटनाओं से, अखबारों व पत्र पत्रिकाओं में छपे विवरणों से, ऐतिहासिक साक्ष्य विवरण अथवा साहित्य से, साहित्य की अन्य विधाओं यथा कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज आदि से प्रभावित होकर। इन सभी स्रोतों से नाटककार अथवा निर्देशक आलेख या प्रस्तुति हेतु प्रेरणा, विचार व सामग्री प्राप्त करता है। उनके बारे में गहन चिंतन, मनन कर वह अपने मस्तिष्क में कहानी की एक पृष्ठभूमि तैयार करता है।
चरित्रों का निर्माण करता है, उन्हें संवाद प्रदान करता है, मंच पर कैसे अभिनीत किया जाए, यह भी वर्णित करता है। जब लेखक स्क्रिप्ट लेखन आरंभ करता है तो वह अपनी बुद्धि के अनुरूप इस आलेख की एक योजना तैयार करता है। उसके समक्ष कुछ प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट होते हैं। नाट्यालेख की कहानी क्या है? क्या यह समसामयिक है? क्या यह प्रस्तुति योग्य है? क्या यह आलेख दर्शकों की रुचि के अनुरूप है? क्या यह अभिनेताओं की क्षमता के योग्य है? और आलेख की प्रस्तुति का अनुमानित बजट? यदि वह यथासंभव इन सवालों के उत्तर खोजता है तो प्रस्तुति हेतु नाट्यालेखन लेखन की योजना बनाना उसके लिए आसान हो जाता है। इन सवालों के जवाब स्पष्ट होने के पश्चात वह लेखन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है और अपनी अभिव्यक्ति के लिए किसी कहानी आदि का चुनाव करता है। कथा तत्व। किसी विचार से प्रेरित होकर नाटककार एक कहानी रचता है अथवा परंपरा में प्रचलित किसी कथावस्तु को अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाता है और फिर उसे एक नाटक का रूप देता है। वहीं कभी-कभी निर्देशक स्वयं नाटककार की भूमिका निभाता है और किसी विचार से अभिभूत होकर वह उसे प्रस्तुति का रूप देता है। ऐसे में आलेख मंच पर प्रस्तुत हो रहे प्ले प्रोडक्शन के रूप में सामने आता है। यह विचार कहाँ से आता है? इसकी चर्चा पूर्व में ही की जा चुकी है। किसी भी नाट्य प्रस्तुति में एक कथावस्तु होती ही है, जिसके विविध प्रस्थान बिंदुओं को अंकों आदि में वर्णित किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसी कहानी के इर्द-गिर्द नाटक की रचना की जाती है। बस आवश्यकता होती है उस पर एक विस्तृत चर्चा व चिंतन मनन की। प्रायः निर्देशक व अभिनेता का पहला साक्षात्कार इसी कहानी से होता है जो उनमें प्रस्तुति हेतु उत्सुकता पैदा करता है। अतएव आलेख हेतु कथानक का चुनाव बहुत ही ध्यानपूर्वक एवं उत्सुकतापूर्वक किया जाना चाहिए, अन्यथा स्क्रिप्ट का रोचक प्रभाव श्रोता अभिनेताओं पर नहीं पड़ेगा। देशकाल। लेखक नाट्यालेख के कथानक के चुनाव के पश्चात कथावस्तु को देशकाल व वातावरण के अनुरूप दृश्यात्मक कलेवर प्रदान करना शुरू करता है। इसके लिए कहानी के सामयिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया जाना चाहिए, जैसे कि वह किस समय व कालखंड की कहानी है, उस कालखंड का रहन-सहन, खान-पान, जीवन शैली, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व धार्मिक व्यवस्था क्या रही होगी। इन सवालों के जवाब उसे ऐतिहासिक साक्ष्यों, फोटोग्राफी, मूर्तियां, संग्रहालय या फिर साहित्य से मिलते हैं। इस देशकाल व वातावरण के निर्माण के लिए वह आवश्यक रंग निर्देश भी स्क्रिप्ट में लिखता है। पात्र। लेखन के अगले क्रम में वह पात्र रचना करता है। इन पात्रों के माध्यम से ही वह कहानी को गतिशील बनाता है। ये पात्र किसी समाज या फिर किसी वर्ग के चारित्रिक गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो एक घटना की रचना करते हैं। चूंकि अभिनेता इन चरित्रों को आरोपित करता है, अतएव चरित्र के संबंध में लेखक उन्हें ज्यादा से ज्यादा अध्ययन व खोज हेतु तथ्य उपलब्ध कराता है। मसलन जब अभिनेता चरित्र चित्रण की प्रक्रिया में निम्न बिंदुओं की रचना करता है: चरित्र का नाम, आयु, शिक्षा, धर्म आदि, चरित्र के दैनिक कार्यकलाप, चरित्र की सामाजिक स्थिति, चरित्र की आर्थिक स्थिति, चरित्र की राजनैतिक स्थिति, चरित्र का बौद्धिक स्तर आदि, तो ये सारी जानकारी उसे स्क्रिप्ट में चरित्रों के संवादों में ही मिलती है। आगे चलकर इन्हीं निर्देशों के आधार पर अभिनेता व्यक्तिगत स्तर पर चरित्र निर्माण करता है। एक अच्छा लेखक न केवल चरित्र की रचना करता है बल्कि उसे अभिनीत किए जाने के लिए आवश्यक निर्देश भी देता है। संवाद। नाट्यलेख अथवा नाट्य प्रस्तुति में संवाद अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इन्हीं संवादों के माध्यम से लेखक चरित्र के आचार व्यवहार, वैचारिक स्थिति, संस्कार का उद्घाटन करता है। इन्हीं संवादों से हमें पता चलता है कि चरित्र के मन में क्या चल रहा है। चरित्र की मनोदशा, अंतर्द्वंद, क्रिया प्रतिक्रिया आदि का ज्ञान इसी से होता है। मंच पर प्रस्तुति हेतु आवश्यक जानकारी इन्हीं संवादों से प्राप्त होती है।
लेखक चारित्रिक गुणों के आधार पर उन चरित्रों को भाषा प्रदान करता है। संवादों की संरचना प्रायः वह बोधगम्य, सरल और सहज करता है। भाषा शैली, वह संवादों को भाषा शैली प्रदान करता है। इसी चरण में वह कथावस्तु व चरित्र पर क्षेत्र विशेष का प्रभाव दिखलाता है, साथ ही चरित्र की सोच किस स्तर की है यह भी वह भाषा शैली के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता है। इसमें वह सामान्य शब्दावली में रूप विधान, रचना शैली, शब्दावली की संयोजना और छंद योजना की सुकुमारता, लय की तीव्रता और शब्दों का समुचित प्रयोग करता है। स्क्रिप्ट लेखन के दौरान लेखक का यह भी कर्तव्य होता है कि वह मंचन के संदर्भ में भी आवश्यक निर्देश उपलब्ध कराए। इस हेतु नाट्यालेख में संवादों के अतिरिक्त मंच, प्रकाश, वस्त्र, रूप आदि के दृष्टिकोण से कुछ विन्यास निर्देश भी वह लिखता है, जिसका प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर निर्देशक व अभिनेता प्रस्तुति में कभी करते हैं और कभी कभी नहीं। वस्तुतः यह निर्देश नाट्यपाठ के पठन प्रक्रिया में प्रथम दृष्टया प्रस्तुति की कल्पना प्रस्तुत करता है। इन्हीं निर्देशों से सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम डिजाइन, लाइट डिजाइन व रूप सज्जाकार को अपने अपने तत्वों के संदर्भ में जानकारियां प्राप्त होती हैं। रंगयुक्तियां, स्क्रिप्ट लेखन के दौरान लेखक को प्रस्तुति में प्रयोग किए जाने वाली थिएट्रिकल डिवाइसेस से भी परिचित होना चाहिए ताकि वह स्क्रिप्ट में रोचक तरीके से इन रंगयुक्तियों का प्रयोग कर सके। सवाल यह उठता है कि यह थिएट्रिकल डिवाइसेस हैं क्या चीज? इसका अभिप्राय यह है कि नाट्यालेख में प्रयुक्त वह युक्ति जो कहानी विशेष में नाटकीय मोड़ उत्पन्न कर दे। हर कार्य का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। बिना उद्देश्य के किसी कार्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब भी नाटककार या रचयिता किसी आलेख की रचना करता है तो उसका एक प्रमुख उद्देश्य होता है, चाहे वह समाज में व्याप्त विकार के प्रति विद्रोह हो अथवा अपने विचारों की अभिव्यक्ति। प्रायः ड्रामा स्क्रिप्ट का फॉर्मेट किसी प्रस्तुति शैली को आधार बनाकर लिखा जाता है। लेखक दर्शकों की रुचि, प्रकार व स्तर को ध्यान में रखकर आलेख की शैली का निर्णय करता है। उदाहरण के लिए, यदि स्क्रिप्ट लेखन ऐसे दर्शकवर्ग को लक्ष्य करके लिखा जा रहा है जो रंगमंच के नियमित दर्शक हैं, तो आलेख की शैली का चयन बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। इसके विपरीत यदि लेखक उस वर्ग को दृष्टिगत रखकर रचना करता है जो लोकनाट्य प्रेमी है, तो ऐसी परिस्थिति में आलेख शैली लोकनाट्य शैली के अनुरूप हो, ऐसा अनिवार्य हो जाता है। बच्चों के लिए की जाने वाली प्रस्तुति में बाल सुलभ तत्वों की आवश्यकता प्रमुख हो जाती है। आवश्यकता प्रमुख 2.2 फिल्म स्क्रिप्ट। जैसा कि पूर्व में भी कहा गया है कि फिल्म स्क्रिप्ट लेखन के माध्यम से किसी कहानी को छोटे पर्दे अथवा बड़े पर्दे पर दिखाने की योजना प्रस्तुत की जाती है। अक्सर फिल्म या टीवी प्रोग्राम के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग का कार्य 3 चरणों में किया जाता है। पहले कहानी लिखी जाती है, फिर स्क्रीन प्ले या फिल्म स्क्रिप्ट तैयार की जाती है और अंत में उसके संवाद लिखे जाते हैं। कहानी, पटकथा और संवाद जितने मजबूत होंगे, शूटिंग और उसके बाद होने वाला पोस्ट प्रोडक्शन का कार्य उतना ही आसान रहेगा। अक्सर अन्य विधाओं में लेखक और साहित्यकारों का संबंध केवल कागज और कलम तक सीमित होता है, वहीं टीवी प्रोग्राम और फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने वालों को लेखन के माध्यम से एक प्रस्तुति पर कार्य करना होता है। उन्हें उन दोनों माध्यमों की जानकारी होना जरूरी है। लिखते समय उन्हें पर्दे पर उतारे जा सकने वाले दृश्यों की सीमाओं को समझना होता है, फिल्म के बजट को ध्यान में रखना होता है। किसी फिल्म में स्क्रिप्ट का महत्व यह है कि कई बार घटिया स्क्रिप्ट होने की वजह से बड़े बजट और नामी सितारों से लदी हुई फिल्म फ्लॉप हो जाती है। फिल्म स्क्रिप्ट लेखन की प्रक्रिया में निम्नलिखित बिंदुओं से होकर गुजरना चाहिए। कथावस्तु का चुनाव। किसी फिल्म स्क्रिप्ट के लिए कथा का चुनाव उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार किसी नाटक के लिए कथावस्तु का चुनाव किया जाता है। फिल्म एक ऐसा माध्यम है जो बहुजन संप्रेषणीय है।
इसलिए फिल्म स्क्रिप्ट लेखक प्रायः ऐसी कथावस्तु का चयन करता है जिसमें जनसामान्य की रुचि हो। उदाहरण के लिए, यदि लेखक किसी व्यावसायिक फिल्मों के लिए फिल्म स्क्रिप्ट लिख रहा है तो वह एक ऐसी कथावस्तु की रचना करता है जो रोचक हो और जिसमें एक्शन दृश्यों की भरमार हो ताकि टिकट की बिक्री अधिक से अधिक हो और वह बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दे। वहीं दूसरी ओर यदि किसी कला फिल्म को बनाए जाने का उद्देश्य है तो ऐसे में साहित्य की किसी रचना को आधार बनाकर लेखक उसे अपनी कल्पना से फिल्म स्क्रिप्ट का रूप देता है। इस प्रयास में वह लोक कथाओं, पौराणिक कथाओं, समकालीन कहानियों, उपन्यासों और नाटकों पर फिल्म स्क्रिप्ट लिखता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें कई साहित्यिक रचनाओं को फिल्मों में ढालकर उन्हें अजर अमर कर दिया। कुछ नाम जैसे गोदान, शतरंज के खिलाड़ी, तमस, सारा आकाश, महाभोज, काली आंधी, गुनाहों का देवता, तीसरी कसम, रजनीगंधा, उसने कहा था आदि ने फिल्मों के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। एक तीसरी श्रेणी भी है जो व्यावसायिक और कला फिल्मों के बीच की कड़ी मानी जाती है और उसे समानांतर सिनेमा कहा जाता है। इस सिनेमा में लेखक साहित्यिक कथावस्तु में यथासंभव कलात्मक तत्वों को भी संयोजित करता है। प्रस्थान बिंदुओं का निर्माण। एक कहानी को फिल्म स्क्रिप्ट के रूप में लिखने के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है प्रस्थान बिंदु। कथावस्तु का चुनाव करने के उपरांत फिल्म स्क्रिप्ट लेखक को प्रस्थान बिंदुओं के आधार पर कथा की निरंतरता की योजना करनी चाहिए। कहानी में मुख्य रूप से 3 प्रस्थान बिंदु होते हैं: प्रस्तावना, संघर्ष और समाधान। इन्हीं 3 बिंदुओं को कहानी की समस्या, नायक और प्रतिनायक के मध्य संघर्ष और कहानी का निष्कर्ष भी कहा जाता है। इन 3 बिंदुओं को सुविधाजनक बनाने के लिए और भी कई बिंदुओं में बांटा जाता है। इस प्रकार किसी कहानी की रेखा कुछ इस प्रकार होती है। 1. प्रस्तावना, प्रपोजिशन, उद्घाटन, एक्सपोजिशन, द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट। 1 इस बिंदु के अंतर्गत किसी कहानी के आरंभ से लेकर उसमें द्वंद्व उभरने अथवा नायक के समक्ष किसी समस्या के खड़े होने की स्थिति को रखा जाता है। किसी भी कहानी का आरंभ चरित्र अथवा परिवेश के वर्णन से होता है। उसके पश्चात उस कहानी में पात्रों का आगमन होता है, कहानी का विकास होता है और अपनी यात्रा करते हुए कहानी एक ऐसे बिंदु तक पहुंचती है जहां नायक के समक्ष कुछ समस्याएं खड़ी होती है जो उसके मन में द्वंद्व को जन्म देती हैं। 2. संघर्ष, स्ट्रगल। नायक एवं प्रतिनायक का कार्य व्यापार, प्रोटैगनिस्ट और एंटेगोनिस्ट एक्शन। कहानी के दूसरे पड़ाव का आरंभ तब होता है जब नायक उस समस्या का समाधान निकालने हेतु संघर्ष करता है। इस संघर्ष में नायक और प्रतिनायक के कार्य व्यापारों का रोचक प्रयोग किया जाता है। प्रतिनायक द्वारा खड़ी की जाने वाली समस्त मुश्किलों को पार कर नायक अपनी समस्या के समाधान की ओर बढ़ता है। 3. उपसंहार, रेजोल्यूशन। नायक अपने प्रयासों में सफल होता है और अंततः उसे समाधान मिल जाता है। यहाँ किसी कहानी का विधिवत समापन होता है। इस कथा संरचना को लीनियर वे अर्थात एक रेखीय मार्ग कहा जाता है, अर्थात जब कहानी एक रेखा में चलते हुए आरंभ से अंत तक पहुंचती है। कभी कभी फिल्म स्क्रिप्ट लेखक फ्लैशबैक युक्ति के माध्यम से घटनाक्रम को किसी रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। फ्लैशबैक वह तकनीक होती है जिसमें आप अतीत में घटी हुई किसी घटना को दिखाते हैं और फ्लैश फॉरवर्ड में भविष्य में होने वाली किसी घटना को पहले ही दिखा देते हैं। इन दोनों तकनीकों का प्रयोग करने के पश्चात लेखक को वापस वर्तमान में आ जाना चाहिए ताकि दर्शकों के समक्ष किसी भी प्रकार का भ्रम न उपस्थित हो। दृश्यत्रयी। दृश्य किसी भी फिल्म स्क्रिप्ट की मूल इकाई होती है। एक स्थान पर एक ही समय में लगातार चल रहे कार्य व्यापार के आधार पर एक दृश्य का निर्माण होता है। प्रस्थान बिंदुओं का निर्धारण करने के उपरांत लेखक दृश्यों की रचना करता है। दृश्यों की यह रचना उन्हीं प्रस्थान बिंदुओं को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। दृश्यत्रयी का तात्पर्य स्थान, समय और कार्य की एकता से है।
फिल्म निर्माण में एक दृश्य के अंतर्गत कई शॉट लिए जाते हैं। दृश्य के भीतर जितने भी शॉट लिए जाए वे कार्य, समय और स्थल की एकता लिए हुए होने चाहिए। यदि इनमें से कोई भी एक तत्व बदलता है तो उससे दृश्य में बदलाव आ जाता है। अतएव दृश्यों में दृश्यत्रय को ध्यान में रखकर लेखक को फिल्म स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। फिल्म स्क्रिप्ट लिखने का ढंग। पेज हेडर में पृष्ठ की संख्याओं को दाईं ओर व्यवस्थित करें। आपके पेज हेडर में पृष्ठ संख्या के अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए। आपको फिल्म स्क्रिप्ट के पहले पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या डालने की जरूरत नहीं होती है। अब जबकि आपके पृष्ठ की फॉर्मेटिंग निर्धारित हो गई है, तो अब अपने विचारों को बाहर निकालने का समय आ गया है। पहले पृष्ठ पर बड़े अक्षरों में फेड इन और इसके बाद अपूर्ण विराम टाइप करने के साथ शुरुआत करें। फिल्म स्क्रिप्ट लिखने के लिए प्रायः एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्रयोग किया जाता है। कुछ फिल्म स्क्रिप्टों का आरंभ ट्रांजिशन से होता है। इस ट्रांजिशन में फेड इन अथवा ब्लैक स्क्रीन लिखा होता है। इसे पृष्ठ के सबसे ऊपर दाईं ओर लिखा जाता है। कभी-कभी इसे न लिखते हुए लेखक सीधे सीन हेडिंग से फिल्म स्क्रिप्ट की शुरुआत करता है। स्लग लाइन। स्लग लाइन, जिसे मुख्य दृश्य के शीर्षक के रूप में भी जाना जाता है, आपकी फिल्म स्क्रिप्ट में हर नए दृश्य की शुरुआत में आता है। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। अंदर या बाहर। अंदर के स्थानों को आईएनटी आंतरिक और बाहर के स्थानों को ईएक्सटी बाहरी के रूप में दर्शाया जाता है। इस सीन हेडिंग के माध्यम से लेखक भौतिक स्थल को अलग करता है और घटना के भौगोलिक रचना के विषय में जानकारी देता है। इस सीन हेडिंग में स्थल के नाम के साथ अंदर के हिस्से के लिए इंटीरियर और बाहर के हिस्से के लिए एक्सटीरियर आदि का उल्लेख किया जाता है। इसके बाद सेटिंग्स और समय के संदर्भ जानकारी का उल्लेख वह करता है। ऐसे बहुत ही कम क्षण होते हैं जब दृश्य भीतर से शुरू होकर बाहर की ओर जाता है। इसके लिए इंटीरियर बटा एक्सटीरियर या एक्सटीरियर बटा इंटीरियर लिखा जाता है। सबहेडिंग का प्रयोग फिल्म स्क्रिप्ट लेखक बिना दृश्य बदले लोकेशन में होने वाले परिवर्तनों को दिखाने के लिए करता है। मान लीजिए यदि दृश्य के भीतर ही दृश्य अंदर से बाहर की ओर बढ़ता है तो यहाँ लेखक को सबहेडिंग का प्रयोग करना चाहिए। यद्यपि कुछ लेखक इसका प्रयोग करने से बचते हैं, क्योंकि दृश्य के अंदर से बाहर की ओर मूव होने पर नए दृश्य का लेखन होना चाहिए। यहाँ कार्य, समय और स्थान की एकता टूटती है क्योंकि दृश्य का लोकेशन अंदर से बाहर बदलता है। हमारे पास अपने दृश्य का स्लग लाइन है। अब हमें अपने पाठक को बताना है कि दृश्य क्या हो रहा है, चरित्र क्या कर रहे हैं और कौन सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। घटनाक्रम के विवरणों को जितना संभव हो संक्षिप्त रखना चाहिए। अपने दृश्य के बारे में अनावश्यक वर्णन से पाठकों को बोर ना करें। घटनाक्रम के विवरण में पहली बार चरित्रों का परिचय देते समय उनके नाम बड़े अक्षरों में होने चाहिए। चरित्रों को प्रस्तुत करने के बाद उनके नामों को सामान्य तरीके से लिखा जा सकता है। यह आसान है। कौन सा चरित्र बोल रहा है? चरित्र के नाम को हमेशा बड़े अक्षरों में रखा जाता है और यह बाएं हाशिए से 3.5 जगह छोड़कर लिखा जाता है। अपनी पूरी फिल्म स्क्रिप्ट में चरित्र के नामों के साथ सुसंगत रहें। यदि आपके एक चरित्र का नाम जॉन डो है तो इस बात का ध्यान रखें कि हर बार उसके बोलने पर आप उसके संवाद में जॉन डो नाम शामिल करें, न कि जॉन में डो आदि। कभी-कभी आपको अपने चरित्र के नाम और चरित्र के विस्तार को बदलने की जरूरत पड़ सकती है। 2 विस्तार हैं। ऑफ स्क्रीन के लिए इसे तब प्रयोग किया जाता है जब दृश्य में भौतिक रूप से मौजूद कोई चरित्र बोलता है लेकिन दर्शकों को दिखाई नहीं देता। वॉइस ओवर के लिए इसे तब प्रयोग किया जाता है जब दृश्य में
चरित्र भौतिक रूप से मौजूद नहीं होता है, लेकिन पंक्तियां बोलता है। यह टेलीफोन के दूसरी तरफ बोलने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है या फ्लैशबैक के दृश्य के दौरान बोलने वाला व्यक्ति हो सकता है। एक स्क्रिप्ट में दृश्य के बिल्कुल नीचे दाहिने हाशिए पर ट्रांजिशन के कट्टू या फेड आउट लिखा जाता है। यह मुख्यतः संपादक के लिए होता है ताकि उसे दृश्यों को संपादित करने के लिए स्पष्ट आधार प्राप्त हो। 2-3 सारांश। स्क्रिप्ट लेखन की प्रक्रिया साहित्य और प्रदर्शन के बीच की कड़ी है, जिसमें एक लेखक स्क्रिप्ट लिखता है जिसका अंतिम लक्ष्य उसकी प्रस्तुति होती है। नाटक के लेखक का व्यक्तिगत कुछ नहीं होता, जो भी होता है सार्वजनिक होता है। कविता या कहानी लेखक स्वयं अपने लिए लिख सकता है, लेकिन नाटक वह बहुत बड़े दर्शक वर्ग के लिए लिखता है। एक स्थान पर एक साथ जब तक कम से कम 250-300 दर्शक जमा न हो जाए, नाटक मंचित नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान में रखकर नाटक लिखा जाना चाहिए। यह कोई आसान काम नहीं है कि एक लेखक अपनी बात आपके अंदाज में कहे, और वह भी उन हालात में जब समीक्षक उसके सामने हंटर लेकर खड़ा हो। आज चारों तरफ नाटकों के दर्शक बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन नाटकों के पाठक बढ़ाए जाएं, इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। नाटक में सिर्फ शब्द नहीं होते, उसमें दृश्य भी होते हैं। इन दृश्यों को सार्वजनिक रूप से दिखाया भी जाता है, जिसे मंचित करना कहा जाता है। यही वह बड़ा कारण है जहां उपन्यासकार की तुलना में नाटककार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि उसके सामने सभ्य समाज भी मौजूद रहता है। इसलिए नाटक की पहली रीडिंग के बाद सबसे पहले पढ़ने वाले को इस बात का विचार करना चाहिए कि इसमें ऐसी कौन सी बात है जिसे कहने के लिए इस विधा का सहारा लेना पड़ा। नाटक का उद्देश्य समझ में आ जाए तो फिर इस बात की पड़ताल की जाने चाहिए कि लेखक अपने उद्देश्य में कितना सफल हुआ है। उद्देश्य से तात्पर्य यह कदापि भी नहीं होना चाहिए कि उसका कोई सामाजिक सरोकार हो ही वह कोई क्रांतिकारी नाटक ही हो। वह शुद्ध मनोरंजक नाटक भी हो सकता है, जिसमें लेखक का उद्देश्य दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करना हो। ऐसा नाटकों का उद्देश्य मनोरंजन होगा तो नाटक पढ़कर यह विचार करना होगा कि लेखक अपने उद्देश्य में सफल हुआ या नहीं। अपनी बात कहने के लिए लेखक ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, क्योंकि पढ़ी जाने वाली भाषा अलग होती है और बोले जाने वाली भाषा अलग होती है, और यही वह कारण है कि एक सफल कवि और कथाकार ने जब भी नाटक लिखा है उसे अस्वीकार कर दिया गया। पढ़ने में वे नाटक अवश्य रोचक लगे, लेकिन उन्हें मंच नहीं मिला क्योंकि उसमें आत्तन पढ़ी जाने वाली भाषा थी, बोले जाने वाली नहीं। फिल्म स्क्रिप्ट लेखक कथा सूत्र किस्सागोई का दृश्यांकन और संभाव्य संवेदनाओं को संतुलित ढंग से अभिव्यक्त करने वाले कथा स्थल की तलाश करता है। चूंकि फिल्म स्क्रिप्ट ही कैमरा के लिए आधार दस्तावेज होता है, इसलिए फिल्म स्क्रिप्ट लेखक को कथासूत्र के साथ कैमरामैन के एंगल से भी दृश्यों को समझना पड़ता है। महान रशियन सिने चिंतक और निर्देशक सेर्जेई आइजेस्टाइन का कहना है कि कलर स्क्रीन ऐसा होना चाहिए जिसमें बिंब और कथ्य, नाटक और एक्शन तथा संगीत का रंगों के साथ स्वाभाविक संबंध दिखाई दे। प्रख्यात साहित्यकार मन्नू भंडारी ने भी फिल्म स्क्रिप्ट लेखन की रचना प्रक्रिया के संबंध में कहा है, जैसे कथा लेखन की रचना प्रक्रिया सबकी अपनी अलग अलग होती है, वैसे ही फिल्म स्क्रिप्ट लेखन की भी कहानी पढ़ने के बाद मैं सबसे पहले उसके केंद्रीय भाव को पकड़ती हूँ, यानी कि लेखक अपनी रचना के माध्यम से क्या कहना संप्रेषित करना चाहता है। इसके बाद काफी समय तक मन ही मन में कहानी के पूरे कथानक की एक तरह से जुगाली ही करती हूँ। इसी क्रम में धीरे धीरे कहानी की प्रमुख घटनाएं दृश्यों में बदलती चलती हैं। मात्र घटनाएं ही नहीं, लेखक ने जिन स्थितियों के मात्र ब्यौरे भर प्रस्तुत किए हैं वे भी दृश्यों में बदलते चलते हैं। लेखक द्वारा वर्णित बातों को दृश्यों में बदलने के दौरान मुझे बराबर उनमें कुछ जोड़ना घटाना पड़ता है, तो कभी कभी किसी पात्र के मानसिक आवेग को उद्वेलन को व्यक्त करने के लिए नए पात्रों की कल्पना भी करनी पड़ती है, जिसके साथ संवादों के माध्यम से उनके मन की परतें खोली जा सकें। पर संवाद की बात तो बाद में।
पहले तो मेरा सारा ध्यान स्थितियों और घटनाओं के दृश्य रूपांतरण पर ही केंद्रित रहता है। दृश्य संयोजन की बात की संघटना पर वे कहती है, अब क्रमबद्ध ढंग से विकसित की गई यह दृश्यावली जब मन की आंखों के सामने बिना किसी अवरोध के फिल्म की पूरी रील की तरह गुजर जाती है, तभी मैं कलम हाथ में लेती हूँ। और फिर मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि जो रील मेरी आंखों के आगे से गुजरी है, फिल्म स्क्रिप्ट द्वारा उसे दर्शकों की आंखों के आगे से गुजार दूं। प्रस्तुत इकाई में आपने स्क्रिप्ट लेखन की प्रक्रिया के विषय में विस्तृत अध्ययन किया। अगली इकाई में हम स्क्रिप्ट लेखन एवं रूपांतरण के विविध आयामों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।